हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। कल की वीडियो में हमने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 10 तक कवर कर दिया था। आज की वीडियो में हम आगे के सेक्शंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 11 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के आदेश का इन्फोर्समेंट। Subsection 1. A copy of the order of maintenance and including the order regarding expenses of proceeding, as the case may be, shall be given without the payment of any fee to the senior citizen or to the parent, as the case may be, in whose favor it is made, and such order may be enforced by tribunal in any place where the person against whom it is made. Such tribunal, on being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowance as the case may be, expenses due. देखिए, जो एक मेंटेनेंस के ऑर्डर की कॉपी होगी वो किसको दी जाएगी, या फिर प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस की कॉपी किसको दी जाएगी, सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट को, ठीक है, जिनके फेवर में वो ऑर्डर पास हुआ है, और चिल्ड्रन को या फिर रिलेटिव को जिनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है। Subsection 2. A maintenance order made under this act shall have the same force and effect as an order passed under Chapter 9 of the CRPC and shall be executed in the manner prescribed for the execution of such order by that court. सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया मेंटेनेंस का ऑर्डर का सेम वही इफेक्ट होगा, सेम वही फोर्स होगा जैसे कि वो आदेश किसके अंतर्गत पास किया गया है, सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंतर्गत, ठीक है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 10 के अंतर्गत। किससे डील करता है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सेक्शन 12 डील करता है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ऑप्शन क्या अवेलेबल होंगे। देखिए, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के चैप्टर 9 में किसी भी बात के होते हुए भी व्हेन अ सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस under the said chapter and also entitled for maintenance under this act may without prejudice to the provision of chapter 9 of the said code claim such maintenance under either of those act but not under both। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बोल रहा है कि सीआरपीसी के चैप्टर 9 में किसी भी बात के होते हुए भी जहां कोई सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट हकदार है मेंटेनेंस का, चैप्टर 9 के अंतर्गत सीआरपीसी में या फिर इस एक्ट के अंतर्गत, तो चैप्टर 9 की किसी भी प्रोविजन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, आइदर सीआरपीसी में और अंडर दिस एक्ट। लेकिन दोनों ही एक्ट में, यानी कि सीआरपीसी और ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, दोनों में क्लेम नहीं कर सकता, किसी एक में क्लेम कर सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 डील करता है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, मेंटेनेंस अमाउंट का जमा करना, डिपॉजिट करना उसको। When an order is made under this chapter, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such order shall, within 30 days of the date of announcing the order by the tribunal, deposit the entire amount ordered in such manner as the tribunal may direct। अब यहाँ पर कितने दिन की लिमिट दी गई है, 30 दिन की। जहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है मेंटेनेंस का, किसके अगेंस्ट, चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट में, ठीक है, जिनको मेंटेनेंस पे करना है उस सीनियर सिटीजन को या फिर पेरेंट को, तो जिस दिन ये आदेश पारित किया गया उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करना होगा मेंटेनेंस का अमाउंट, या फिर जैसा कि ट्राइब्यूनल निर्देश दे, ठीक है। अब सेक्शन 14 क्या बोल रहा है, सेक्शन 14 बोल रहा है अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड, जहां पर कोई क्लेम अलाउ किया जाता है वहां पर अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ब्याज की बात हो रही है। क्या बात हो रही है सेक्शन 14 में, वेयर एनी ट्राइब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस मेड अंडर दिस एक्ट, सच ट्राइब्यूनल may direct that in addition to the amount of maintenance, simple interest shall also be paid at such rate and from such date, not earlier than the date of making the application as may be determined by the tribunal, which shall not be less than 5% and not more than 18%, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है 5% एंड 18%, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है।
जहां पर इस एक्ट के अंतर्गत कोई आदेश बनाया है ट्राइब्यूनल ने मेंटेनेंस का, और ऐसी ट्राइब्यूनल जैसे डायरेक्ट करेगी कि अगर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के अलावा कोई एडिशनल अमाउंट भी देना है, कोई एडिशनल इंटरेस्ट देना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो किस डेट पर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जिस डेट से वो एप्लीकेबल होगा, जिस डेट से वो पेएबल होगा, वो एप्लीकेशन बनाने की पहले की तिथि नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन बनाने वाले दिन से कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कितना होगा, 5% से कम का नहीं होगा और 18% से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। आपको बस इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 5% और 18% याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट रेट पूछा जा सकता है। प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट where any application for maintenance under Chapter 9 of CRPC 1973 is pending before a court at the commencement of this Act, then the court shall allow the withdrawal of such application on the request of the parent, and such parent shall be entitled to file an application for maintenance before the tribunal. अब देखिए प्रोविजो क्या बोल रहा है, इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले अगर कोई ऐसा कोई मामला है मेंटेनेंस का जो कि सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंतर्गत पेंडिंग है, लंबित है, तो वो उस पेरेंट की रिक्वेस्ट पर क्या कर सकता है कि वो विड्रॉ कर ले अपना वहां से केस, और कहाँ पर फाइल कर दे एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल के समक्ष कर दे, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 किससे डील कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अभी किसका गठन हुआ था, ट्राइब्यूनल का हुआ था, कहाँ हुआ था, सेक्शन 7 में। अभी किसका हो रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल का। अब देखिए अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई भी पक्षकार ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से, तो वो अपील कहाँ पर करेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल में करेगा। इसका गठन कहाँ हो रहा है, सेक्शन 15 में। Subsection 1. The state government may by notification in the official gazette constitute one appellate tribunal for each district to hear the appeal against the order of tribunal. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, गठित कर सकती है एक अपीलेट ट्राइब्यूनल ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसके अगेंस्ट में, वो अपील सुनने के लिए, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब जो अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, या उसके कोई ऊपर के अपर ऑफिसर्स कर सकते हैं, हेड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिसर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बिलो रैंक के नहीं होने चाहिए, किसके, अपीलेट ट्राइब्यूनल के। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 16 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपील, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। सेक्शन 16 डील करता है अपील से, ठीक है। सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, any senior citizen or parent, as the case may be, aggrieved by an order of any senior citizen or a parent, as the case may be, by aggrieved by an order of tribunal within 60 days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate tribunal. अब देखिए जहां पर ट्राइब्यूनल के आदेश से कोई व्यथित है, ठीक है, तो कोई सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट कहाँ पर अपील कर सकता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में करेगा। जिस दिन आदेश आया है उस दिन की तारीख से 60 दिन के अंदर, ठीक है। 60 डेज का वहां पर टाइम लिमिट होगा, अगर आपको अपील करनी है तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में कर सकते हो। प्रोविजो क्या दिया है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच मेंटेनेंस ऑर्डर शैल कंटिन्यू टू पे सच पेरेंट ऑल अमाउंट्स ऑर्डर्ड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय द अपीलेट कोर्ट। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जब तक वो वहाँ पर अपीलेट ट्राइब्यूनल में सुनवाई चल रही है तब तक जो अमाउंट पे करने के लिए ट्राइब्यूनल ने बोला था चिल्ड्रन को या फिर रिलेटिव को, तो वो नहीं करेगा, बिल्कुल वो कंटिन्यू करेगा जिस मैनर में ट्राइब्यूनल ने उसको आदेश दिया था उसी मैनर में, ठीक है। वही अमाउंट वो पे करेगा, किसको, पेरेंट और सीनियर सिटीजन को, जब तक कि अपीलेट ट्राइब्यूनल का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। नेक्स्ट प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट Appellate Tribunal may entertain the appeal alter the expiry of the said period of 60 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appealing time. अगर मान लीजिए जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो पेरेंट है या फिर सीनियर सिटीजन है, वो 60 दिन के अंतर्गत अपील नहीं कर पाए अपीलेट ट्राइब्यूनल में और कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगी, अपीलेट ट्राइब्यूनल सफिशिएंट कॉज होने की वजह से उस टाइम लिमिट को जो है एक्सटेंड कर सकती है, टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी उसकी अपील सुन सकती है।
सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? On receipt of an appeal, the appellate tribunal shall cause a notice to be served upon the respondent. अपील की प्राप्ति पर अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा? नोटिस सर्व करेगा किसको? रिस्पोंडेंट को। सबसेक्शन 3 क्या है? द अपीलेट ट्राइब्यूनल में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट हुज ऑर्डर द अपील इज प्रेफर्ड। अपीलेट ट्राइब्यूनल रिकॉर्ड मांग सकता है प्रोसीडिंग का, किससे? ट्राइब्यूनल से जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील प्रेफर की गई है, यानी कि जो ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया था उसकी कॉपी मांग सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल। सबसेक्शन 4 बोल रहा है द अपीलेट ट्राइब्यूनल में आफ्टर एग्जामिनिंग द अपील एंड द रिकॉर्ड्स called for either allow or reject the appeal. अपीलेट ट्राइब्यूनल एग्जामिन करने के बाद रिकॉर्ड्स को और अपील को अलाउ कर सकता है या फिर अपील रिजेक्ट कर सकता है। सबसेक्शन 5 द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल एडजुडिकेट एंड डिसाइड अपॉन द अपील हाइड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी फाइनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसाइड कर सकेगा अपील को किसके अगेंस्ट में? ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में, और जो अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। प्रोविजो क्या है यहाँ पर? प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू बोथ द पार्टीज ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन ऑफ थ्रू अ ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि यहाँ पर एक्स पार्टी डिसीजन का कोई मतलब नहीं है, दोनों पक्षकारों की सुनवाई होने के बाद ही जो है अपील को आगे रिजेक्ट किया जा सकता है। बिना सुनवाई के कोई भी अपील रिजेक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्लॉजेस और दिए हैं। द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल मेक एन एंडेवर टू प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर इन राइटिंग विद इन 1 month ऑफ अ रिसीट ऑफ एन अपील। अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो प्रयास करेगा कि जो अपना आदेश है वो लिखित में 1 महीने के अंदर दे, जिस दिन से अपील उसको प्राप्त हुई है, ठीक है। 1 महीने में वो निपटारा कर दे उस मामले का। एंड सेकंड इज अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी सेंड टू बोथ द पार्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्रीली सबसेक्शन 3 के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक ऑर्डर की कॉपी किसको भेजी जाएगी? दोनों पार्टीज को भेजी जाएगी, ठीक है, चिल्ड्रन या और रिलेटिव को और पेरेंट और सीनियर सिटीजन को। क्लियर है? सेक्शन 17 क्या बोल रहा है? सेक्शन 17 बोल रहा है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। किसी भी लॉ में किसी भी बात के होते हुए भी कोई भी पार्टी जो है, जो ट्राइब्यूनल या फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष प्रोसीडिंग की जाएगी वो लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा, विधि व्यवसाय के द्वारा नहीं की जाएगी, ठीक है। लास्ट सेक्शन देखेंगे हम चैप्टर 2 का, जो कि डील करता है मेंटेनेंस ऑर्डर से, सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफिसर से। अब मेंटेनेंस अधिकारी कौन होगा? द स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर or an officer not below the rank of district social welfare officer by whatever name called as maintenance officer। मेंटेनेंस ऑफिसर कौन होगा? सबसे पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार डेजिग्नेट करेगी किसी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को या फिर ऐसे ऑफिसर को जो कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से बिलो रैंक का नहीं है, उसको क्या माना जाएगा? मेंटेनेंस ऑफिसर माना जाएगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है द मेंटेनेंस ऑफिसर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल रिप्रेजेंट अ पेरेंट इफ ही सो डिजायर्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल और द अपीलेट ट्राइब्यूनल एज द केस में बी। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 17 में क्या बोला गया कि लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपीलेट या फिर ट्राइब्यूनल के सामने। तो फिर कौन करेगा कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस ऑफिसर अगर पेरेंट चाहे, ठीक है, अगर पेरेंट्स की इच्छा है कि कौन रिप्रेजेंट करे उनको, मेंटेनेंस ऑफिसर करे, तो मेंटेनेंस ऑफिसर यहाँ पर केस को रिप्रेजेंट कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल और द अपीलेट ट्राइब्यूनल और एज द केस में भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 बात डील करता है किससे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम जो वृद्धाश्रम होते हैं, ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, उसका गठन। सेक्शन 19 सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे पढ़ना है सेक्शन 19, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज होम्स की स्थापना।
The state government may establish and maintain such number of old age homes at accessible places as it may deem necessary in a phased manner, beginning with at least one in each district, to accommodate in such homes a minimum of 150 senior citizens who are indigent. देखिए सबसेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहली बात तो कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है, और मेंटेन करेगी। कितने ओल्ड एज होम्स करेगी? एटलीस्ट स्टार्टिंग में कम से कम एक ओल्ड एज होम होना चाहिए इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और जिसमें मिनिमम कितने सीनियर सिटीजन रहेंगे? मिनिमम रहेंगे 150 सीनियर सिटीजन जो कि इंडिजेंट है, जो कि गरीब है। अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ स्कीम फॉर मैनेजमेंट of old age homes, including the standard and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such home. अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्कीम प्रिस्क्राइब करेगी ओल्ड एज होम के मैनेजमेंट को लेके, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? जिसमें आ जाएगा जो भी बेसिक नीड्स हैं, मेडिकल केयर आ जाएगी सीनियर सिटीजन्स की, और एंटरटेनमेंट की चीज़ें हो गई, ठीक है, जो उस ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंडिजेंट। इंडिजेंट का क्या मतलब है? एनी सीनियर सिटीजन हु इज नॉट हैविंग सफिशिएंट मीन्स, ठीक है, एज डिमांड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मेंटेन हिमसेल्फ, ठीक है। इंडिजेंट कौन हो जाएगा? ऐसा कोई सीनियर सिटीजन जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है अपना गुजारा करने के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट एक्ट आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। MPADPO की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से करिए, है ना। वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही लेंथी सिलेबस है और जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।